हेलो एवरीवन, आई एम मधुसूदन तिवारी। एंड जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी तक आपको समझा दिया था। इसके दो एग्जांपल भी आपको दिए थे मैंने, ये आप देख सकते हैं। पहला मैंने एग्जांपल जो आपको दिया था वो ये वाला था। एक शेड्यूल दिया था, उसकी मैंने यूटिलिटी निकाली थी। फॉर्मूला भी आपको बताया था कि MU(x/Py) Px = MUy अपॉन Py। ये मैंने एक फार्मूला भी आपको बता दिया था। और उसके बाद जो आपका यूटिलिटी शेड्यूल दिया रहेगा उसको प्राइस से डिवाइड करना है। और उसके बाद आपका टोटल इनकम दिया रहेगा। और जो हमारी यूटिल्स आएंगे, जो भी जैसे यूटिल्स आए हैं, उनमें से आपको जो पेयर देखना है कि जो भी पेयर है उसकी वैल्यू को फिर वही प्राइस से इंटू करना है, कितनी क्वांटिटी हमको परचेज़ करनी है। और जो क्वांटिटी हमारा इनकम को सेटिस्फाई करे, इनकम पूरा इक्वल हो जाए, इनकम पूरा खर्च हो जाए, तभी हम पैसा है हमारे पास, वही हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रीच करेगा। और यही हमने यहाँ तक देखा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल ये वाला हमने देखा था, इसके नाम देख लिए थे डिफरेंट जितने भी दिए हुए हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम एक बार इसका बुक से भी देख लेते हैं कि लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी ने क्या दिया हुआ है। दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। दिस लॉ इम्प्लाइज दैट इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग विच ही कैन पुट to several use, he will distribute it between those uses in such a way that it has the same marginal utility in all। वो अपनी इनकम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सबसे सेम मार्जिनल यूटिलिटी उसको मिले। ये मार्शल ने स्टेटमेंट दिया था। अ कंज्यूमर जनरली confronted with the problem of buying from among several goods and services, given has his limited income, he is left with the choice making regarding purchase of commodity and their quantity, so that the purchase that are decided upon ensure his maximum satisfaction। तो यही जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, वही सेम इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद इसके कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं जो हमको, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमको अज्यूम करके चलना पड़ेगा जब भी जितनी भी लॉ की बात होगी इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोल दिया है द कंज्यूमर बिहेव रेशनली। रेशनल का मतलब होता है कि जैसे आप हो, आप 10 साल से किसी किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपको बहुत एक्सपीरियंस, 10 साल का आपको हर चीज़ का नॉलेज है कि हमको कितना क्या क्वांटिटी में पसंद है और कितना कंज्यूम करते हैं। तो आपको बिल्कुल पता होगा, आप परफेक्ट मार्केट में जाओगे और बोल दोगे हम इतना इतना सामान ये पैक कर दीजिए। तो आप इसमें बोला है द कंज्यूमर बिहेव रैशनली। रैशनली का मतलब है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, उस कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मार्केट की। फिर दूसरा है ही हैज़ फुल नॉलेज अबाउट द कमोडिटी, देयर एट्रीब्यूट, प्राइस, ईटीसी। उसको सारा नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। फिर इसके बाद है यूटिलिटी इज मेजरेबल कार्डिनल इन टर्म ऑफ यूटिल्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूटिलिटी को हम मेज़र यूटिल्स के टर्म में करते हैं, जैसे वेट, हाइट, इन सब को मेज़र करते हैं। हाइट को सेंटीमीटर में, मीटर में, वेट को मेज़र करते हैं केजी में। तो ऐसे ही यूटिलिटी को मेज़र यूटिल्स में करना है। फिर है फोर्थ वाला कमोडिटी दैट आर चूजन आर डिविजिबल एंड सब्सटीट्यूटेबल। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे हमको एक कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम उसका दूसरा सब्सटीट्यूट निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ में एग्जाम्पल दिया है इनने, जो कि मैं ऑलरेडी आपको 2 एग्जाम्पल दे चुका हूँ वीडियो में। और फिर उसके बाद ये फार्मूला है कार्ड लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का, कि MU(x) अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल टू MUy अपॉन प्राइस ऑफ y MUz। ये यहाँ पे ने 3 कमोडिटी के लिए दिया है, हमने 2 ही कमोडिटी के एग्जांपल देखे हैं। तो आप 3 कमोडिटी हैं तो सिंपली 3 कमोडिटी ले लीजिए, उनके जो भी मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई होगी, जो भी शेड्यूल दिया होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को, उसके प्राइस जितने दिए होंगे 3 कमोडिटी के, उनको डिवाइड कर देना। फिर उसका यूटिल्स आ जाएंगे, उन यूटिल्स के 3 के पेयर देख लेना। आप अभी 2 में देखते थे जैसे, वैसे 3 के पेयर देख लेना टेबल में, और सिंपली अपना मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी से, और जिसमें भी आपकी इनकम को तीनों सेटिस्फाई करें वो आपका परफेक्ट पेयर हो जाएगा।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। फिर इसके बाद है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये देखना है। तो सबसे पहले तो कंजप्शन में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइस। तो सबका इम्पोर्टेंट सीधी बात है कंजप्शन। जैसे कोई हम मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं कुछ भी, तो हमको पता रहता है कि हमको ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो अपन उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं मार्केट से, तो वो हो गया कंजप्शन में उसका इंपॉर्टेंट हो गया। क्यू मार्जिनलिटी का क्या इंपॉर्टेंट है, क्यू मार्जिनलिटी ये बताता है ना हमको कि हमको कौन सा गुड ज़्यादा खरीदना है और कौन से गुड पे कितना पैसा लगाना है, तो वो कंजप्शन में इंपॉर्टेंस हो गया। फिर प्रोडक्शन में क्या हो गया, प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर रहेगा वो उसको पता चल जाएगा कि भाई इस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा खपत है, तो उस चीज़ को ज़्यादा मार्केट में लाएगा इन कंपेरिजन टू जिसकी चीज़ की कम खपत है। ठीक है। फिर उसके बाद है मार्केटिंग में क्या यूज़ होगा, मार्केटिंग में भी यही यूज़ होगा। कम जैसे अपन स्टेटमेंट दिस ला गाइड द कंज्यूमर टू स्पेंड द गिवन अमाउंट इफिशिएंटली ऑन द डिफरेंट गुड प्रोवाइड यूटिलिटीज़। मार्केटिंग में भी यही है कि मार्केटिंग भी उसी हिसाब से होगी जिस कंज्यूमर पर ज़्यादा जिस गुड्स पे कंज्यूमर ज़्यादा पैसा लगा रहा है मार्केट में, तो ये भी हमें उस मार्केटिंग की तरफ भी गाइड करता है, किसकी मार्केटिंग कम करनी, किसकी मार्केटिंग ज़्यादा, कैसे क्या होना। फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से होगा कि भाई जो चीज़ की प्रोडक्टिविटी हम उसी हिसाब से करेंगे मार्केट में, प्रोड्यूसर उसी चीज़ को प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी। फिर प्राइस भी उसी हिसाब से सेट करेगा जिसका प्राइस आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, सप्लाई जैसी रहेगी आपकी। यदि डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस बढ़ा दोगे, और डिमांड कम है तो प्राइस घटा दोगे फिर आप, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस का भी ऐसे ही इफेक्ट पड़ता है। और फिर इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ लॉ। इसका लिमिटेशन क्या है, अब इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का लिमिटेशन ये है कि सबसे पहले तो ये हैबिटेट पर डिपेंड करता है। किसी की हैबिट कोई चीज़ एक कंज्यूमर कोई चीज़ एक ही बार बार कंजप्शन कर रहा है एक चीज़ का, तो उसके हैबिटेट अलग हो जाएंगे, फिर वो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से चीज़ें खरीदेगा और अपने हिसाब से चीज़ें बेचेगा, वो अपनी इनकम को कैसे भी स्पेंड करेगा, फिर उसका कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। और सीधी और एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे लिखा है जैसे स्टेटमेंट में, इट नीड्स अ वेरी केयरफुल स्क्रूटनी बाय द कंज्यूमर रिगार्डिंग प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटी एंड देयर सब्स्टिट्यूट। ये बहुत ही कि ऐसा स्टडी पॉसिबल नहीं है कि हम सारे कंज्यूमर की स्टडी कर सकें और पता कर सकें कि कौन क्या, क्योंकि कोई किसी को सपोज दैट 4 लोग जा रहे हैं तो उनमें से 3 लोग को मैगी ज़्यादा पसंद होगी और 1 लोग को बिस्किट खाना ज़्यादा पसंद कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा है कि आप पूरा मार्केट का हैबिटेट पता कर सकें, लेकिन फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि आप बहुत टाइम से मार्केट में हैं और रैशनल हैं, आपको सब चीज़ का नॉलेज है तो। फिर इसके बाद लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। तो सब आपको ये पता ही होगा कि मैं 3 जो लॉ हैं, ये आगे वाला कंज्यूमर सरप्लस जो आने वाला है ये भी कार्डिनल यूटिलिटी को ही फॉलो करेगा, जो नंबर्स में हम मेज़र करेंगे। जैसे अभी हमने 2 लॉ पढ़े हैं, तो उनमें हमने जो यूटिलिटी को मेज़र किया है वो यूटिल्स में मेज़र किया है। आपने देखा पूरा नंबर का ही खेल चल रहा था। तो इन्होंने कहा द कार्डिनल अप्रोच ऑफ मार्शल हैज़ बीन क्रिटिसाइज बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, यूटिलिटी बीइंग अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, इट इज़ नॉट अमेंडेबल मेजरेबल बाय नंबर वेट। तो इन्होंने कहा कार्डिनल अप्रोच जो मार्शल ने दिया, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि यूटिलिटी को कभी भी हम मेज़र नहीं कर सकते नंबर्स में, तो यूटिल्स म्यूटिल्स कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। उन्होंने कहा कि उनने जो नई चीज़ें दी, जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लाए कि भाई ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कम इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जितना मार्शल ने किया, सीधी बात यही है इसमें। फिर इसके बाद है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है भाई, कंज्यूमर सरप्लस जैसे अपन को पता ही चल रहा है, ये भी एक और थर्ड है। जो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कंज्यूमर सरप्लस का भी। तीनों लॉ जो हैं डीएमयू, इक्यू मार्जिनल और कंज्यूमर सरप्लस, ये तीनों अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हुए हैं। और इसमें क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस was first introduced by Alfred Marshall, and according to him it is measured in monetary unit
and is equal to the difference between the amount of money that consumer actually pay for buying certain quantity commodity, that amount he would be willing to pay for the same quantity rather than go without it. अब सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपको एक फ़ोन ख़रीदना है जिसकी 2 GB रैम होनी चाहिए, और आपने अपना जो है बजट बना लिया कि भाई हमको 2000 में 2 GB रैम वाला फ़ोन मिल जाए, ठीक है। अब आप मार्केट में लेने गए तो आपको 1500 में मिल गया, तो आपके जो 500 रुपया बच गए ना, आप 2000 बजट बनाया, 1500 मिल गया तो आपका, तो वो 1500 500 जो बचा है आपके पास ना, वो आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। मतलब जितना आप यहाँ पे लिखा है ना, ही वुड बी विलिंग टू पे फॉर द सेम क्वांटिटी रादर देन विदाउट इट व्हेन द कंज्यूमर प्रेफर्ड द कमोडिटी इट वाज कैलकुलेटेड, मतलब जितना वो विलिंग कर रहा था, इच्छा जितनी थी उसकी कि 2000 देने की, लेकिन एक्चुअली में उसने कितना पे किया, उसका जो डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच का, वो कंज्यूमर का सरप्लस होता है। अब यहाँ पे जो मैंने खुद का नोट्स में लिखा हुआ है उस हिसाब से समझ लेते हैं। इट इज़ सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट वन इज़ विलिंग टू पे एंड द प्राइस वन एक्चुअली पे, जितना वो करना चाह रहा था पे और जितना उसने एक्चुअली में पे किया, व्हाट कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे माइनस व्हाट इज़ एक्चुअली पे। तो वो 2000 रुपये का वो इस्टीमेट बना के गया मार्केट में और उसको मिल गई 1500 में कोई चीज़, तो वही है कि फिर 500 उसके लिए बच गए, तो वो उसका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। फिर इसके बाद आ जाइए आप देख लीजिए, यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है कि नंबर ऑफ़ यूनिट दी हैं, मार्जिनल यूटिलिटी दी है, प्राइस दी हुई है और कंज्यूमर सरप्लस दिया हुआ है। तो जैसे मार्जिनल यूटिलिटी 25 है और प्राइस 15 है, तो जो 10 रुपये है जो बचे हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे जो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 25 का मिल रहा है हमको और प्राइस 15 दे रहे हैं हम उसको, जो 10 रुपये का आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ऐसे ही हमने पूरे को घटा के लिखा हुआ है, तो जो हमको एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो देखिए आप, ये भी DUM को फॉलो करता है कि जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी घटता माइनस एक कम होता जाता है ना उसकी यूटिल्स, ऐसे ही इसमें हो रहा है। फिर एक टाइम पे देखो 6वें पॉइंट पे आके 15 हो गया, 15 रुपये उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है और 15 रुपये उसका प्राइस है, मतलब अब कंज्यूमर को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो एक टाइम पे जाकर वो ख़रीदना बंद कर देगा वो चीज़। ऐसे ये ग्राफ है। फिर इसके बाद आप देख लीजिए क्वांटिटी और प्राइस के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। तो कंज्यूमर सरप्लस किसको हम कहेंगे, जैसे वो जो देखिए आप एक डिमांड कर्व है, ऊपर से जो आया है ये डिमांड कर्व है, ये वाला डिमांड कर्व है और नीचे से सप्लाई कर्व जा रहा है, तो दोनों का एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इस पॉइंट को इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और ऊपर का जो ये पार्ट है, ये देखिए ये जो ऊपर का पार्ट है, मतलब ये हो गई आपकी डिमांड लाइन, ये वाली ये आपकी डिमांड लाइन हो गई जहाँ पे हमने लिखा ऊपर से जो आ रही है, और नीचे वाली जो हो गई प्राइस लाइन हो गई, ये जो लाइन है आपकी नीचे वाली वो प्राइस लाइन हो गई। तो प्राइस लाइन और डिमांड कर्व के बीच का जो एरिया है, जो 25 से लेके 15 तक के बीच का एरिया है, उसको क्या बोल दिया, कंज्यूमर सरप्लस। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसी ऐसे ही जो अभी ये ग्राफ जो अभी ऐड हुए हैं, तो उसमें प्रोड्यूसर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया कि प्राइस लाइन के नीचे और सप्लाई कर्व के ऊपर का जो एरिया शेडेड एरिया है 15 से लेके 5 के वो बीच का जो दिख रहा है आपको, वो है प्रोड्यूसर सरप्लस। ऊपर का कंज्यूमर सरप्लस और नीचे का प्रोड्यूसर सरप्लस, खाली इतना आपको ध्यान रखना है जैसे ये ग्राफ है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं, ये आपको कंज्यूमर सरप्लस का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसके बाद है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, अब तक हमने जितना भी देखा, पहले तो आप एक बात ध्यान देख लीजिए कि जितना भी हमने देखा वो सब क्या था, मार्शल ने दिया था, और ये सब कार्डिनल के बेस पे मेज़र हो रहा था, कार्डिनल। अब जो चीज़ होगी वो ऑर्डिनल की बात होगी, ऑर्डर, मतलब ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और एक को कम। अब यहाँ पे नंबरिंग की बात पूरी ख़त्म हो गई, ये तामझाम था ना जितना भी कि ये इसके यूटिल निकालो वो सब ख़त्म। सबसे पहले देख लेते हैं आप इंडिफरेंस कर्व, फिर उसके बाद बजट लाइन और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 3 चीज़ें देखेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले, तो अभी तक तो मार्शल जितने भी कॉन्सेप्ट दे रहे थे, लेकिन अब आ गए हिक्स एंड एलन, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं। इनने क्या दिया भाई, इंडिफरेंस कर्व का
कॉन्सेप्ट दे दिया। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। जो हम बात कर रहे थे ना इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, बात तो वही है, बस इनने उसको बहुत ही सिंपल वे में कर दिया है इंडिफरेंस कर्व में, और कर्व भी सिंपल बना दिया। हम आपको वही बताना, जैसे दो गुड्स या ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, सबसे पहले आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है और बिस्किट कम पसंद है, तो एक शेड्यूल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे जैसे मेरे पास बिस्किट है और आपके पास चॉकलेट है, तो आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, मुझे बिस्किट आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि आपके पास एक चॉकलेट है और 15 बिस्किट हैं, तो आप क्या करोगे, हम कहेंगे कि भाई एक चॉकलेट हमसे ले लो और उसके बदले आप हमको कितने बिस्कुट दोगे? तो आप कह दोगे कि मैं आपको 5 बिस्किट दे दूँगा एक चॉकलेट के बदले। तो आप कहोगे, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। फिर आप कहोगे यार आपके पास 2 चॉकलेट हो गई और 15 बिस्किट हो गए। फिर आप कहोगे यार कि हम कहेंगे एक चॉकलेट और आपको दे देते हैं, तो आप उसका फिर कीमत घटा दोगे। फिर आप कहोगे क्यों? क्योंकि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ गया ना, आपके पास पहले एक चॉकलेट थी अब 2 हो गई, तो आप फिर कहोगे एक चॉकलेट और जब मिल रही तो हम वो उससे कम मिलेंगे, तो आप 3 रुपये ही एक्स्ट्रा दोगे उसके लिए। फिर ऐसे ही चौथी चॉकलेट लोगे, फिर आप पाँचवीं लोगे, तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपका बढ़ता जाएगा, और आप एक एक चॉकलेट के लिए कम बिस्किट देते जाएंगे। जैसे पहले एक चॉकलेट के बदले 15 बिस्किट, फिर 2 चॉकलेट के बदले 10 बिस्किट, फिर 3 के 7, फिर 4 के बदले 5, और फिर 5 के बदले 4, फिर 5 के बदले 4, ये ऐसा पॉइंट आ जाएगा। फिर आप कहोगे यार अब बस मेरे पास चॉकलेट बहुत हो गई हैं, अब मुझे ना किसी से देना है ना कुछ लेना है। तो ये हो गया कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व। तो ये इंडिफरेंस कर्व हो गया। इसी शेड्यूल को हम प्लॉट कर देते हैं। ये देखिए आप, एक चॉकलेट थी आपके पास और 15 बिस्किट थे, तो एक चॉकलेट के बदले 15 बिस्किट तो ऊपर हो गया। फिर यहाँ पे भी आपका सेटिस्फेक्शन है, ये 10 बिस्किट के बदले 2 चॉकलेट। फिर यहाँ पे भी आप देखिए 7 बिस्किट के बदले 3 चॉकलेट, और 4 चॉकलेट के बदले 5 बिस्किट। तो ऐसा ये जो जितने भी पॉइंट दिए हैं इन सब में कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। इन्हीं पॉइंट को जब हम प्लॉट कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। और इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन, ये हमको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है ये बहुत सारे जब इंडिफरेंस कर्व अपन बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। जैसे दिया हुआ है 1 2 3 इंडिफरेंस कर्व भी दिए हुए हैं, तो इंडिफरेंस मैप हो गया वो। फिर कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व और राइटवर्ड इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर हमेशा हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को प्रेफर करता है इन कंपेरिजन टू लोएस्ट, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जितने भी एक इंडिफरेंस कर्व पे पॉइंट है ना, उस पर कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब उसको एक चॉकलेट और 15 बिस्किट थे तो सेटिस्फाई था वो, 2 चॉकलेट 10 बिस्किट में सेटिस्फाई, 3 चॉकलेट, तो ये सारे पॉइंट पे कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है। फिर उसके बाद उसकी चाहत बढ़ती जाती है, तो वो चॉकलेट और बिस्कुट को एक्सचेंज करता जाता है। फिर एक टाइम पे क्या होता है, वो उसको ना चॉकलेट चाहिए ना बिस्कुट चाहिए, वो रैशनल वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या होती है, इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर कैन बाय एट अ गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन अ पर्टिकुलर इनकम लेवल। मतलब इनका मतलब ये है कि मार्केट प्राइस पे जो कंज्यूमर कमोडिटी खरीद रहा है वो अपनी एक पर्टिकुलर इनकम में वो 2 कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उस प्राइस में। तो कैसे, जैसे उसके पास 50 रुपये हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी बात ये है, जैसे हमने वो इनकम का पढ़ा था ना कि उसके इतने रुपये लेके जाएगा तो इतना इतना सामान खरीदेगा, सेम वही बात है। बस यहाँ पे भी ये है कि आपको 50 रुपये में 2 कमोडिटी का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे एप्पल और ऑरेंज खरीदने गया कोई कंज्यूमर मार्केट में, और 50 रुपये उसके पास हैं, तो वो 10 रुपये का एक एप्पल और 5 रुपये का एक ऑरेंज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वरना मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो 10 रुपये के यदि वो 5 एप्पल खरीद लेगा तो 10 5 50, तो ऑरेंज खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे 50, इस
जीरो लिख दिया मैंने, क्योंकि उसके पास फिर और कोई ऑरेंज खरीदने के लिए 1 रुपये भी नहीं बचेगा। फिर ऐसे वो एप्पल खरीदेगा तो वो 4 एप्पल खरीद सकता है, तो 4 दाम 40 हो गए, और 5 दूनी 10, 2 ऑरेंज खरीद सकता है, तो 40 10 50 रुपये फिर उसने खर्च कर दिए। ऐसे ही अलग अलग कॉम्बिनेशन, फिर वो 3 एप्पल खरीदेगा, फिर 4 ऑरेंज खरीदेगा, 2 एप्पल खरीदेगा, 6 ऑरेंज खरीदेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और बस वो कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है उन 50 रुपये में एप्पल और ऑरेंज के इस रेट में, वो सबको हम यहाँ पे एक्स और वाई पे दिखा देंगे। तो वो उसका एक शेड्यूल, जो भी शेड्यूल बनेगा आपका, उसको आप एक्स और वाई पे दिखा दीजिए, तो वो बजट लाइन हो गई। ठीक है, सीधी बात है। 50 रुपये में जो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो वो हमें बजट लाइन में कॉम्बिनेशन बताता है उसका। ठीक है, कि वो टोटल इनकम के अंदर इतने इतने इन पॉइंट पे इतनी इतनी चीज़ें खरीद सकता है। तो ये हो गया बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। फिर इसके बाद है शिफ्ट इन बजट लाइन। तो चेंज इन बजट लाइन क्यों शिफ्ट, बजट लाइन, अब ये बजट लाइन हो गई आपकी, बजट लाइन शिफ्ट कैसे होगी, चेंज इन इनकम, इनकम की चेंज होने से वजह से भाई इनकम हमारी चेंज हो गई, तो हम कोई भी क्वांटिटी कितनी भी खरीदेंगे फिर तो वो वैसे चेंज हो जाएगी। उसके बाद चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स, एक्स की प्राइस ये आप देखिए पहले, तो पहले फिगर में कि कंज्यूमर इनकम इंक्रीज बजट लाइन आउटवर्ड। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो बजट लाइन जो है इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। फिर ऐसा ही है कि अगर एक्स का प्राइस चेंज हो जाए तो प्राइस एक्स का प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस यदि डिक्रीज हो जाए, तो बजट लाइन कैसे चली जाएगी, आउटवर्ड चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि भाई वो अब एक्स ज़्यादा खरीद पाएगा ना उतने ही पैसे में, और यदि एक्स की प्राइस बढ़ जाए तो वो एक्स कम खरीद पाएगा। तो ये प्राइस लाइन देखिए आप अंदर चली गई, यहाँ पे यदि प्राइस कम हो गई तो बाहर आउटवर्ड चली जाएगी, कम हो गई तो इनवर्ड जाएगी। फिर आता है कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंटीरियर सॉल्यूशन। तो अब ये देखिए हमने जो बजट लाइन पढ़ा और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा, इन दोनों का सीधी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विच सेटिस्फाइज मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जो हमारे बजट में, हम जब मार्केट जाते हैं तो हमको अपने 50 रुपये के बजट में हम दोनों कमोडिटी को बराबर खरीद सकें। तो इनने क्या किया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दिया कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन पे उन्होंने इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंशियली दिखा दिया। तो जो भी पॉइंट मिला हमको उस बजट लाइन पर, जहाँ भी वो इंडिफरेंस कर्व इंटरेक्ट करेगा, वो क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब आप देखिए इस बजट लाइन पे 3 अपन को पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो सी मिल रहा है, ई मिल रहा है और डी मिल रहा है। तो अपन ई को ही क्यों प्रेफर करेंगे, ई को इसलिए अपन प्रेफर करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को सबसे पहले तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और हम हमेशा अपन ने पढ़ा था कि अपन इंडिफरेंस कर्व जो भी सबसे राइट वर्ड वाला होगा उसको प्रेफर करेंगे। तो इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे आप देखिए, एक तो वो दोनों अपने उसके बजट में भी है, बजट लाइन क्या उसके बजट में भी है, और दोनों कमोडिटी को इक्वल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है उसको, इसलिए हम ई को परचेज करेंगे, ई को प्रेफर करेंगे सॉरी। और सी और डी को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पे हैं। तो हम जो भी ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे मिलेगा ना अपन को बजट लाइन पे, उस पॉइंट को हमेशा प्रेफर करेंगे, सी और डी को नहीं करेंगे। इसके बाद है अपना अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है